हेडिंग दीजिए रोलिंग मोशन। लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन उठते हैं। क्यों उठते हैं थोड़ा आगे समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, हेडिंग दे लिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रोलिंग मोशन में हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन कह सकते हैं ना। अब इसका कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कभी जीवन में साइकिल चलाया होगा, साइकिल, और कभी वो देखे हैं या चलाए हैं कि नहीं, वो एक टायर को ऐसे से मारते हुए आगे बढ़ा देता है। बच्चा वाला खेल, गरीब वाला खेल है वो। ठीक है, अमीर आदमी नहीं खेलते, गरीब आदमी खेलते हैं। ठीक है, अमीर आदमी गोल्फ खेलते हैं, गरीब आदमी ऐसे ऐसे घुमाता रहता है, वो बच्चा उसी में खुश है। इतना एक तरफ से पैंट पकड़े हुए तो ऐसे घुमा रहा है, थोड़ा सा फील करा रहे हैं आपको। ठीक है, वो एक हाथ से ही वो मार मार कर ठीक कर लेता है उसको, क्योंकि एक हाथ इंगेज है उसका। ठीक है, आइए, तो वो सारे एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल हुए, रोलिंग मोशन के। रोलिंग मोशन में दो इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या उसका प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम ये समझते हैं, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन में यूज होने वाले व्हीकल्स हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, वो सारे व्हीकल्स के व्हील जो है वो रोलिंग मोशन के एग्जाम्पल है। साइकिल में हम लोग यूज करते हैं, रिक्शा में यूज करते हैं, या और अदर कोई भी ऐसा जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, उसमें जो व्हील यूज होता है वो रोलिंग मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, सपोज करें कि ग्राउंड सरफेस है और एक व्हील को हम काउंट कर रहे हैं, मान लीजिए सिर्फ एक व्हील को देख रहे हैं, सेंटर पॉइंट है, ये उसका सेंटर एक्सिस हो गया। यदि हम इसके अकॉर्डिंग चले तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के अलोंग उसका एक्सिस हुआ और इसी के अलोंग इसका एक्सल होगा। ठीक है, एक्सल, तो ये एक्सल जो है जिस पर कि वो व्हील रोटेट करेगा, सेंटर पॉइंट, उसके सेंटर से पास करने वाला जो लाइन होगा, एक ज्योमेट्री होगा, उसी को हम लोग एक्सल बोलते हैं। तो अब जब ये ऐसे घूमेगा तो पूरा एक सर्कुलर सर्कमफ्रेंस कवर करेगा। तो यदि मान लीजिए ये यहां पहुंच जाएगा, मतलब P1 पॉइंट P1 डैश पे पहुंच जाएगा, मतलब एक हाफ रेवोल्यूशन करेगा। समझिएगा ध्यान से, हाफ रेवोल्यूशन करेगा ना, तो हाफ रेवोल्यूशन करने का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, 180 यानी π/2 होगा, या पाई होगा, सॉरी पाई, तो पाई होगा। तो ये जब एक बार यहां हाफ आएगा तो ये सेंटर पॉइंट कितना आगे डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेस होगा ना, क्योंकि किसका कॉम्बिनेशन है, ट्रांसलेशन मोशन का और रोटेशनल मोशन का। रोटेट भी करेगा और उसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट भी करेगा। ठीक है, ये दोनों साइमल्टेनियसली होंगे। समझ गए, वो हम लोग देखेंगे, अभी आपको पता नहीं चल रहा है, कोई इशू नहीं, हम लोग उसको आगे देखेंगे। तो रोलिंग मोशन में क्या होता है कि इसको हम कह सकते हैं रोलिंग मोशन में कि द व्हील will rotate about its central axis, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस, एंड इट्स सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट, मतलब जो व्हील होगा वो अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा और सेंटर ऑफ मास जो होगा वो ट्रांसलेट करेगा। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन है किसका, ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन का। ठीक है, अब एक चीज को यहां पर समझिए कि जब ये रोटेट कर रहा है और ये ट्रांसलेट कर रहा है, कंबाइंड इफेक्ट है, कंबाइंड इफेक्ट है। तो अब हम जैसे बात करें इसमें दो तीन बातों को यहां ध्यान से समझिएगा। एक हम बड़ा व्हील बना रहे हैं और उसी में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स
सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डाल देंगे इसमें। ये सेंटर पॉइंट है, यहां होगा सेंटर पॉइंट, ये थोड़ा और ऊपर होगा, ठीक है। अब ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम सी से नाम दे रहे हैं, ठीक है। और सी पॉइंट है, और इसका मान लेते हैं कि रेडियस जो है वो आर है। एक व्हील हमने बड़ा सा लिया है जिसका सेंटर पॉइंट क्या है, सी, और उसका रेडियस आर, ठीक है। अब यहां से एक लाइन, जो कि मान लीजिए कि ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस, ठीक है। और कैसा है, रफ है, स्मूथ नहीं है। जो भी व्हील हमारे ट्रांसपोर्टेशन में यूज किए जाते हैं, वो व्हील जिस सरफेस के साथ टच में होते हैं वो रफ होता है, प्लेन सरफेस नहीं होता। आप बोलेंगे कि सर एकदम प्लेन हम लोग रोड बना देते हैं, एकदम चिकना रोड होता है, वो भी तो प्लेन सरफेस हो गया। वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखिएगा तो उसमें रफनेस रहता है। और खास करके कहीं कहीं ऐसे जगह पर ना, वहां पर बीच बीच में कंक्रीट डाला जाता है ताकि रफनेस बना रहे। कभी ऐसा देखें कि नहीं? आ? नहीं देखे हैं? जहां पर थोड़ा स्लोप होता है, कार वगैरह को ऊपर चढ़ना होता है या उतरना होता है, वहां रफनेस रखा जाता है। कभी देखे हैं? नहीं देखे हैं तो ध्यान से देखिएगा, ताकि वहां पर ना यदि मान लीजिए कार पे ब्रेक लगे तो वहीं कार रुक जाए, स्लाइड ना कर जाए, मैं स्कीड ना कर जाए, ठीक है। तो रफ सरफेस की हम बात करेंगे, क्योंकि जितना भी ट्रांसपोर्टेशन में यूज होने वाला व्हीकल है वो रफ सरफेस पे चलता है। स्मूथ सरफेस क्या होगा, मान लीजिए हम ग्लास का सरफेस है, उस पर चल रहा है, तो वो ठीक से रोटेट नहीं कर पाएगा। या मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, वो कीचड़ में फंस गया है, ठीक है, कीचड़ में फंस गया है, तो उसका जो पीछे वाला व्हील है जिसमें मान लीजिए पावर है, तो दो गियर शिफ्ट करने के बाद एक्सीलरेटर लिया तो वो व्हील तो रोटेट कर जाएगा, लेकिन वो आगे बढ़ पाएगा क्या? नहीं बढ़ पाएगा। और उसके साथ में जो कांटेक्ट में जो मिट्टी का टुकड़ा होगा, मड होगा, वो डिस्प्लेस हो जाएगा। ऐसा होते हुए कभी देखे हैं? तो वो सिचुएशन है जहां पर कि फ्रिक्शन, जो सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है उसको। अब उसके नीचे आप क्या करेंगे ना, कोई कंक्रीट हार्ड चीज, ईटा उटा रख देंगे तो फिर वो आगे डिस्प्लेस हो जाएगा। ऐसा कभी होता हुआ देखे हैं? वो रीजन यही है कि पहले मड था, मतलब मिट्टी था, तो उसको वो अपने साथ डिस्प्लेस कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही हार्ड चीज हमने रखा उसके नीचे, तो उससे उसको वो आगे डिस्प्लेस नहीं कर पाया, तो उस हार्ड चीज ने उसको रिएक्शन दिया और गाड़ी आगे बढ़ गया। एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। तो अभी हम लोग उसकी बात करेंगे, रफ सरफेस है। अब कुछ कुछ पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा। सी पॉइंट है, यहां पर हमने एग्जैक्टली अपोजिट साइड में, ठीक है, इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, इस सेंटर पॉइंट, इसको हम मान लेते हैं पी नॉट, या फिर इसको हम लोग मान लेते हैं पी वन, और इसको मान लेते हैं पी नॉट, ठीक है। तो एक पॉइंट है जो कांटेक्ट में है, ये पी नॉट है, सेंटर पॉइंट हो गया पी वन, ठीक है। आर रेडियस का व्हील है, और व्हील का जो रोटेशन है ओमेगा। एक्सिस आपको यहीं से हम देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। तो सी यहां जेड एक्सिस के अबाउट होगा, है ना। और ये जो प्लेन होगा जिसमें ये व्हील है, व्हील मतलब एक डिस्क को समझेंगे, डिस्क मतलब सिमिलर होता है व्हील के, ठीक है। हम लोग मान के चलते हैं कि उसका थिकनेस बहुत कम है, निग्लिजिबल है डिस्क में, तो हम लोग व्हील को एक तरह से डिस्क मान के चलते हैं। तो यहां पर ये जब रोटेट करेगा, मान लीजिए अपने एक्सिस पर, तो एक्स वाई प्लेन में रोटेट करेगा, ठीक है। अब ये पोजीशन ले रहे हैं, एक सेंटर पॉइंट ले रहे हैं, और ये पोजीशन ले रहे हैं। तो अब कहते क्या है, फॉर, ये सब प्रॉपर्टीज हैं, फॉर प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग, रोलिंग में क्या होता है, रोलिंग मोशन में क्या होगा कि व्हील रोटेट अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस एंड इट्स सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट अबाउट, ट्रांसलेट, सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट इन अ एक्सिस, इन अ डायरेक्शन, ठीक है, एक डायरेक्शन में वो ट्रांसलेट होता है। अब बात कर रहे हैं प्योर रोलिंग का,
तो प्योर रोलिंग केस में हमको ध्यान ये रखना है कि प्योर रोलिंग कब होगा। प्योर रोलिंग कब होगा, जब ये व्हील जब अपने एक्सिस पर रोटेट करेगा तो ये वाला पॉइंट डिस्प्लेस होगा और कंप्लीटली अरेंजमेंट जो है, ये कंप्लीट अरेंजमेंट आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये यहां पर रोटेट कर रहा है और यहां स्लिप कर गया। ठीक है, स्लिपिंग कंडीशन को अवॉइड करना या फिर स्लिपिंग कंडीशन को कंसीडर ना करने को ही हम लोग प्योर रोलिंग बोलेंगे। प्योर रोलिंग के केस में कोई भी पार्टिकल जो कांटेक्ट में है, जैसे मान लीजिए कि ये एक डिस्क है तो कांटेक्ट पॉइंट होगा, यदि ये सिलेंडर है तो कांटेक्ट लाइन होगा। नहीं समझ पाए, बात समझ पाए? यदि ये डिस्क है तो इनका कांटेक्ट जो पॉइंट आएगा, कांटेक्ट जो ज्योमेट्री आएगा वो एक पॉइंट होगा। और यदि ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का अपना लेंथ भी होगा, और सिलेंडर यदि ग्राउंड सरफेस पर रखेगा तो कांटेक्ट लाइन बनेगा। तो ये डिफरेंस समझना है। ठीक है, तो अभी हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं और प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं। तो इन प्योर रोलिंग देयर इज नो स्लाइडिंग between the wheel and the ground, the surface and the contact surface। ठीक है, मतलब इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, यानी फ्रिक्शन अच्छे तरीके से काम करेगा। ठीक है, मतलब यहां पर ये जो पी नॉट है, पी नॉट पॉइंट हमने दिया है वो कांटेक्ट पॉइंट को जो कि ग्राउंड और व्हील से कांटेक्ट में है किसी टाइम टी पर। मान लीजिए किसी टाइम टी पर पी नॉट वो पॉइंट है जो कि इस व्हील का कांटेक्ट है किससे, ग्राउंड से। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो पर्टिकुलर टाइम पर ये व्हील इस पॉइंट पर जब ये रो घूम रहा है तो इसका सेंटर पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा उसको VCM मान सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वो तो ट्रांसलेट होगा, ये प्योर ट्रांसलेशन में होगा, प्योर ट्रांसलेशन में होगा, रोटेशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर ये जो सेंटर पॉइंट है ये आगे डिस्प्लेस होगा। समझ गए? प्योर ट्रांसलेशन होगा। अब यहां की बात करें इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट पे जो यहां टेंजेंशियल स्पीड होगा V1 वो कितना होगा? होगा। और इस पॉइंट पे जो इस डायरेक्शन में होगा वो कितना होगा? होगा, क्योंकि दो सब पॉइंट का स्पीड, एंगुलर स्पीड तो ठीक है वही रहेगा ओमेगा, क्योंकि रेडियस पी सी से पी नॉट का जितना दूरी है उतना ही सी से P1 का दूरी है। ठीक है, इसीलिए दोनों जगह पर एंगुलर ये टेंजेंशियल स्पीड क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा ये वो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? द कॉमन कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन कौन सा? व्हील एंड ग्राउंड सरफेस एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पर है वो। ठीक है, अब एक बात को मुझे ये समझाना है आपको कि पी नॉट वो पॉइंट है, तो वो पॉइंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट पर रेस्ट में रहेगा या मोशन करता हुआ रहेगा उस टी टाइम पर? देखिए स्लीपिंग कंडीशन क्या होता है? स्लिप कर जाना मतलब ग्राउंड सरफेस में ये पी नॉट का जो स्पीड है आर ओमेगा से उधर स्लाइड कर जाना। ठीक है, तो स्लीपिंग कंडीशन नहीं है तभी तो रोलिंग कह रहे हैं। किसी के पास है वो? तुम्हारे पास था ना, निकालो तो। थैंक यू। देखिए सब लोग ध्यान से समझिएगा, रोलिंग क्या है, प्योर रोलिंग क्या है, और जो स्लिप कर रहा है वो क्या है। जैसे यहां राधे लिखा हुआ है, ठीक है, राधे राधे, तो राधे राधे को ही लेके चलते हैं, यहां पर है वो। ठीक है ना, अब ये घूम रहा है, ध्यान से सब लोग देखिएगा, ये जब आगे बढ़ रहा है
आगे बढ़ रहा है तो जैसे कांटेक्ट में आ रहा है वो जैसे आगे बढ़ रहा है वो ऊपर उठ जा रहा है। क्या वो उसके साथ स्लीप कर रहा है? क्या नहीं, स्लीप नहीं कर रहा है। ये प्योर रोलिंग कंडीशन है। ठीक है, स्लीपिंग कंडीशन कब होगा? ये तो स्लीपिंग कंडीशन में कोई एक पॉइंट जो है ग्राउंड सरफेस के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है। ठीक है, लेकिन प्योर रोलिंग में मोशन नहीं कर रहा है। एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखिएगा तो कोई ना कोई पॉइंट तो कांटेक्ट में होगा। उस इंस्टेंट ऑफ पॉइंट टाइम पर कोई भी पॉइंट जो कांटेक्ट में होगा उसको हम लोग पी नॉट मान लिए। अब ये पी नॉट जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्योर रोलिंग है। तो प्योर रोलिंग में व्हील ऐसे जा रहा है अपना। ये देखिए, ये प्योर रोलिंग का केस हो गया, ये प्योर रोलिंग हुआ। अच्छा, स्लाइडिंग क्या होगा? ये अपने पोजीशन पे ही स्लाइड कर जा रहा है। वो रोटेट तो कर रहा है, स्लाइड कर जा रहा है। स्लाइड करने में बॉडी रोटेट करेगा लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होगा। समझ गए? तो हम लोग किस केस के ले रहे हैं? प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग के केस में सेंटर ऑफ मास जो है वो डिस्प्लेस करेगा और पार्टिकल का कोई भी पॉइंट किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर रेस्ट में रहेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये देखिए, ये उसका सिचुएशन है। ये प्योर रोलिंग का केस हुआ। अब यहीं पर स्लाइड कर गया तो ये हो गया प्योर रोलिंग का केस नहीं, और वो पॉइंट जो कांटेक्ट में है वो डिस्प्लेस कर गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। समझ गए इस बात को? तो हमको प्योर रोलिंग लेके चलना है। तो प्योर रोलिंग के केस में हम लोग ये माने दिस इज द स्लाइडिंग, क्या लिखे हैं? देयर इज नो स्लाइडिंग बिटवीन व्हील एंड द कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, दैट इज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन व्हील एंड ग्राउंड। व्हील और ग्राउंड के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। और ये कब होगा? ये तब होगा, इसकी इच्छा तो है घूमने की, लेकिन ये तब होगा जब फ्रिक्शन काम करेगा। यदि फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा ना तो प्योर रोलिंग होगा ही नहीं। ठीक है, वो बॉडी, वो जो व्हील है वो अपने एक्सिस पे ही रोटेट करता रह जाएगा, स्लाइड करता रह जाएगा। तो प्योर रोलिंग के केस में देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस एंड व्हील। ठीक है, रिलेटिव मोशन नहीं होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पी नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या होगा? ठीक है, समझ गए? अच्छा, ये तो हम लोग समझ गए कि ये आर V1 बराबर आर ओमेगा उसी टी टाइम पर, क्योंकि टी टाइम से कुछ टाइम बदलेगा। मान लीजिए टी प्लस डी टी टाइम होगा तो यहां पर ये वाला पॉइंट आ जाएगा, यहां आ जाएगा वो। समझ पा रहे हैं इस बात को? जैसे टी टाइम पर P1 पॉइंट है, लेकिन जैसे ही टी प्लस डी टी होगा यहां वाला पॉइंट यहां आ जाएगा और उसका स्पीड आर ओमेगा हो जाएगा। समझ गए? इसका स्पीड जो होगा, ये वाला पॉइंट का स्पीड आर ओमेगा से कम होगा या ज्यादा होगा? मेरा पूछना है ये है कि यहां पर कोई पॉइंट है, उसको हम मान लेते हैं सपोज एन पॉइंट मान लेते हैं, एन नाम है उस पॉइंट का। तो उस टी टाइम पर जो एन पॉइंट होगा उस पॉइंट का स्पीड जो उसी टी टाइम पर P1 का जो स्पीड है उससे कम होगा या ज्यादा होगा? टेंजेंशियल स्पीड, एंगुलर तो सबका बराबर होगा। बराबर कैसे होगा? V डिपेंड करता है किस पे? आर ओमेगा पर। इसका आर इसके आर के बराबर होगा। हाँ, आर इक्वल होगा। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज करें कि यहां एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करते हैं, डायरेक्शन अलग अलग होगा तो वेलोसिटी एक नहीं होगा, उसका स्पीड एक होगा। ठीक है, अंदर में पार्टिकल, मान लीजिए यहां पर कोई पार्टिकल लेते हैं, उसके लिए अलग होगा। चलिए ठीक है, इसकी बात हम लोग को नहीं करनी, अभी आप समझिए फिर। अब आइए यहां पर, अब हमको यह बताना है, पूछना है आपसे कि इसका क्या स्पीड होगा। V सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, मान लीजिए ऑब्जर्वर यहीं बैठा हुआ है, मान लीजिए ऑब्जर्वर यहीं बैठा हुआ है और यहां बैठा है
तो यहां से ये इसका स्पीड 0 हो गया, यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यदि हम इसको ऐसे लिखे, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी नॉट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, सी, बराबर क्या होगा, वेलोसिटी पी नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या होगा यहां पर, बोलिए, यहां पर सी, तो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ पी नॉट विथ रिस्पेक्ट टू सी कितना है होगा, तो आप यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या आर ओमेगा लिख सकते हैं या फिर वी नॉट लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू पी नॉट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 0 है, इसीलिए ये माइनस VCM हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, VCM है, तो इसका मतलब होगा VCM इज इक्वल टू माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये, और वो कितना है, आर ओमेगा माइनस आई कैप, ठीक। तो VCM बराबर क्या आया, आर ओमेगा, बात समझ में कुछ आया, समझ गए। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमको समझना है वो ये है कि प्योर रोलिंग के केस में जो पॉइंट कांटेक्ट में होता है उसका रिलेटिव मोशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 होता है, और यही प्योर रोलिंग कंडीशन होता है। यदि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट का रिलेटिव मोशन 0 नहीं होगा तो वो बॉडी स्लाइड करता हुआ होगा, और वो प्योर रोलिंग का केस नहीं होगा, ठीक है। तो प्योर रोलिंग में एग्जैक्टली इसको आगे ऐसे बढ़ जाना है, ठीक है, कहीं पर स्लिप नहीं करना है, जिसको स्लाइडिंग बोलते हैं। अब यहां ये हमारा निकल गया, इतना तक तो ठीक है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये हम अपनी तरफ से ऐड किए हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, किसको कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई हम आर्बिट्री पोजीशन ले लेते हैं, उस पोजीशन को हम दिखाते हैं यहां पर, और इस पॉइंट का नाम रखते हैं P2, ठीक है। अब ये P2 जो पॉइंट है वो C पॉइंट से कितने दूरी पर है, तो वो R दूरी पर है, उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। सारा रेफरेंस कहां से लिया जा रहा है, C पॉइंट से, तो C पॉइंट हमारा सेंटर पॉइंट है, यानी कि ये हमारा C पॉइंट है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज को ध्यान से देखिए कि चूंकि ये जो P2 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट के पास मेनली बेसिकली दो तरह के तो वेलोसिटी होंगे, क्योंकि ये जो है वो प्योर रोलिंग केस में है, तो रोलिंग किससे बना है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो एक तो इसका अपना सर्कुलर आर्क होगा, ऐसे होगा ना एक सर्कुलर आर्क, ठीक है, तो उसके कारण एक टेंजेंट मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, VR नाम दे सकते हैं, ठीक है। और ये तो रोटेशन के लिए मिला VR, एक ट्रांसलेशन के लिए भी मिलेगा, क्योंकि सेम टाइम पर वो ट्रांसलेट भी तो कर रहा है। प्योर रोटेशन का केस तो है नहीं, प्योर रोटेशन का केस तो क्या कहेंगे कि ये सेंटर पॉइंट रुका रहता और ये अपना घूमता रहता, लेकिन प्योर रोटेशन केस नहीं है, ट्रांसलेट भी कर रहा है, तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल में हमको एक वेलोसिटी और लेना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आया, हाँ, ठीक है। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, इसको हम लोग बोलेंगे, बात कुछ समझ में आया। और इंपॉर्टेंट जो उसका प्रॉपर्टी में से एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब हम इसको इस पॉइंट को इससे मैच कराएंगे, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, मैच करा रहे हैं इससे, तो ये वाला जो लाइन है, ये लाइन कौन सा लाइन है, उस पॉइंट का, उस पॉइंट से P2 का P0 से उस टाइम पर
किस टाइम पर? टी टाइम पर। तो टी टाइम पर P2 का P0 से जो लाइन मिल रहा है उससे ये V2 लाइन आपको परपेंडिकुलर नजर आ रहा है। समझ पाए? तो कहने का मतलब ये हो गया कि यदि कोई पार्टिकल, कोई बॉडी प्योर रोलिंग में है, कोई बॉडी प्योर रोलिंग में है, तो उसके अंदर का कोई भी पॉइंट आप लीजिएगा, उसका नेट वेलोसिटी जो होगा, वो वेलोसिटी जो होगा वो उसके इंस्टेंटेनियस सेंटर के रिस्पेक्ट में प्योर रोलिंग केस में आएगा। मतलब इंस्टेंटेनियस सेंटर ये हो गया, उसके लिए इंस्टेंटेनियस सेंटर ये हो गया। अब इस सेंटर के अबाउट ये प्योर रोटेशन में नजर आ रहा है। नहीं समझ में है? ये जो मैंने ड्रॉ किया है, इसको सेंटर मानते हुए और इसको रेडियस मानते हुए मैंने एक सर्कल बनाया है। इसको सेंटर मानते इसको सेंटर मानते हुए, इसको रेडियस मानते हुए एक सर्कल बनाया है। उसके लिए वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में उस मोमेंट ऑफ टाइम पर ये एक रोटेशन मोशन में है। क्योंकि प्योर रोटेशन में क्या होता है, पार्टिकल के पास टेंजेंशियल स्पीड होता है। तो इसके केस के लिए V2 जो है वो टेंजेंशियल स्पीड है इसके लिए, जिसमें उसका सेंटर पॉइंट क्या है, P0, और उसका रेडियस कितना है, R0। कुछ समझ पाए? ठीक है, ये आपको प्योर रोलिंग में नजर आएगा। यदि प्योर रोलिंग नहीं होता, प्योर रोटेशन होता, तो ये गायब हो जाता। ठीक है, तो ये V2 शिफ्ट किधर हो जाता और ये शिफ्ट कहां हो जाता? समझ पाए? ठीक है, तो ये जो यहां पर जो हमारा एक्सिस बन रहा है, इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या कैसा खासियत है, हम लिखा भी देंगे। ऐसा खासियत क्या है कि ये वो पॉइंट उस मोमेंट ऑफ टाइम पर जिस पर कि किसी पार्टिकल को हम प्योर रोटेट करता हुआ देख सकते हैं। क्योंकि सेंटर पॉइंट से आपको प्योर रोटेशन नहीं नजर आएगा। क्यों नहीं नजर आएगा? क्योंकि यहां से देखेंगे तो ये तो एक टेंजेंट हो गया VR, क्योंकि रोटेट कर रहा है, साथ साथ सेंटर पॉइंट भी आपका डिस्प्लेस भी तो हो रहा है। तो उसके लिए आपको ये भी काउंट करना पड़ेगा। तो दो वेक्टर हो गए, एक VR हो गया, एक VCM हो गया। तो VR और VCM का रिजल्टेंट एक निकला। तो बेसिकली जो ग्राउंड से दिखेगा आदमी, उसको कौन सा दिखेगा, VCM दिखेगा, VR दिखेगा, या V2 दिखेगा? P2 पॉइंट का मोशन V2 दिखेगा। और आप जानते भी हैं कि ये P0 जो पॉइंट है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, इसीलिए आपको V2 नजर आएगा। यदि उस व्हील को आप ध्यान से देखेंगे, व्हील मोशन कर रहा है, तो व्हील के किसी पॉइंट को आप कैच करेंगे तो उसका जो रोटेशन नजर आएगा, उसके रोटेशन का प्रोफाइल ये होगा। ठीक है, और ये जो एक्सिस है, ये यहां पर जो एक्सिस है, ये भी जेड एक्सिस के पैरेलल है। तो जैसे आप ये मान के चलिए कि ये हम जो टर्न करा रहे हैं, तो ये व्हील का जो ओमेगा है वो अंदर की तरफ है, ना। तो यहां भी एक एक्सिस पास कर रहा है, और इसका जो एक्सिस ऑफ ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो भी अंदर की तरफ है, पैरेलल टू जेड एक्सिस, जैसे ओमेगा है, और दोनों का डायरेक्शन, यहां पर एक एक्सिस ऐसे पास कर रहा है और यहां एक एक्सिस पास कर रहा है, दोनों पैरेलल हैं। समझ गए? और इसी को इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। तो हम थोड़ा देर के लिए यदि लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, V2 इज इक्वल टू क्या, VR प्लस VCM, ऐसा लिख सकते हैं। VR की जगह पर क्या लिख सकते हैं, R ओमेगा लिख सकते हैं। और R ओमेगा, इसका डायरेक्शन हम मान लेते हैं किसके डायरेक्शन में होगा, R ओमेगा है तो K कैप ले लेंगे, प्लस VCM को क्या लिख सकते हैं, तो यहां होगा R ओमेगा I कैप, V2 बराबर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि हमको लिखना हो एक और तरीका, V2 बराबर, तो V2 बराबर हम और क्या लिख सकते हैं,
V2 के लिए अब उसके आगे तो हम यहां पर कुछ नहीं, बस ये ठीक है, इतना रखिए, इतना ठीक है। V2 बराबर क्या हो गया, R ओमेगा के कैप। के कैप क्यों हुआ, क्योंकि ये जो घूम रहा है वी आर, तो ये देख रहे हैं इधर टर्न कर रहा है, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ होगा कि नहीं होगा? नहीं, के कैप नहीं होगा उसका डायरेक्शन। अब इसको रहने दीजिए, यहां पर आप एरो दीजिए, ठीक है। और आर ओमेगा तो है उसका डायरेक्शन, वो तो फिक्स है, लेकिन इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, हर जगह चेंज होता रहेगा ना। लेकिन जब भी होगा वो एक्स वाई प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा, दो कंपोनेंट उसके आएंगे, एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट आएंगे उसके, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है वो। यहां तक ये समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर से निकल गया? कहां ऊपर से निकल गया सर? सारा ऊपर से निकल गया। बोलिए, जहां नहीं समझ में आया बोलिए, फिर से रिपीट करते हैं हम। बोलिए एकदम बिल्कुल बोलिए, रिपीट करिए, करेंगे जहां से बोलिएगा वहां से रिपीट करेंगे। पहले समझ लीजिए, उसके बाद उतारिएगा। किसका डायरेक्शन? क्या कहते हैं कि सबसे पहले क्लास में इंटर करेंगे तो कहेंगे ऐसे, खुश हो ना, सब बोले नहीं हो तो हो जाओगे। सब पूछना, सब पीछे से पूछता है कैसे सर? सबसे पहले सिलेक्शन होगा, उसके बाद शादी होगा। तो एक बोलता है सर सिलेक्शन नहीं हुआ तो शादी नहीं होगा। लाइफ भैंस के बराबर हो जाएगा। इंजीनियरिंग सर्विस क्वालिफाइंग वो अलग अलग तरीके से पढ़ाते ही थे, बहुत अलग तरीके से, और बहुत स्लो रहते थे, रिलैक्स रहते थे। पहले वो आते, पहले उनका चिल्ला आता था, पानी का बॉटल उल्टा सब रख देगा, दो तरह का बॉटल, एक गर्म एक ठंडा, पता नहीं उसमें अब वो हर मतलब कुछ कुछ पढ़ाने के बाद वो पीते रहते थे। और मतलब हम लोग को 8 घंटा पढ़ना होता था, वीकेंड बैच में थे, 8 घंटा मॉर्निंग में 7 बजे से शुरू हैं तो शाम के 5-6 बजे तक चल रहा है, ठीक है, पढ़ाते थे। तो वही बार बार वो कहते रहते कि खुश रहना सबसे जरूरी है। मतलब सब पूछता था क्यों सर? कोई सो रहा है देखो, कभी जिंदगी में खुश नहीं रहेगा, सो रहा है। अरे देखिए, वीकेंड में कौन क्लास करते हैं? जो वर्किंग पर्सन है, या तो फिर जो इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑलरेडी स्टूडेंट है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना ही पड़ेगा आपको। तो वीकेंड बच गया, उसी में आपको पढ़ना है, 9-9 घंटा 10-10 घंटा क्लास चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? बीच में ब्रेक तो एक ही बार मिलता है सिर्फ लंच के लिए, वो भी 15 मिनट का, ठीक है। तो बीच में किसी को नींद भी आ गया, तो उसी में सर बोलते हैं ये बात, समझे। और एक हमारे और एक गुरु थे, वो तो खैर इसको पढ़ाते तो वैसे पढ़ाते, ये हम लोग को पढ़ना है, इंजीनियरिंग में पढ़ना है अभी, उसका व्हील पूरा ऐसे ऐसे करके पढ़ाते वो, आपको ही फील आता। हाँ, एस के मंडल नाम है उनका, नहीं एस एम कृष्णा सर। हम लोग का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाते थे, मशीन डिजाइन पढ़ाया हम लोग को। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मशीन डिजाइन दो अच्छे लेवल का ये सब कहा जाता है। जैसे फिजिक्स में मैकेनिक्स कहा जाता है ना, इसका लेवल है, उसी तरह स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मशीन डिजाइन कहते हैं, जिसका लेवल है। सब लोग उनको अच्छे से नहीं समझ में आता है। उन्होंने जिस तरह से पढ़ाया हम लोग को पूरा दिमाग में, हम लोग घर जाकर रिवाइज भी किए उसको, ठीक है। हाँ, यहां तक ठीक था सर। आइए, तो अब यहां पर हम ऐड करके क्या लिख सकते हैं यार? देखिए टीचर का रोल एक होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन स्टूडेंट का, यदि मान लीजिए पढ़ाई की बात करें तो टीचर का 30%, स्टूडेंट का 70%, तब रिजल्ट निकलता है। यदि आप सोचेंगे कि टीचर का 70% मेरा 30%, नहीं निकलेगा, ठीक है। कहने का मतलब एक क्लास को आपको घर जाकर के, जब हम वहां से कॉलेज, मतलब हम वहां से पढ़ने के बाद शाम को 6, साढ़े 6 बजे, 7 बजे हम अपना
बाइक लेकर के हम 54 किलोमीटर फिर अपने कॉलेज जाते थे, क्योंकि वहीं क्वार्टर में हम रहते थे। वहां जा करके वहां फिर रात को खाना खाए, डिनर किए, उसके बाद फिर टीचर्स क्वार्टर था, तो वहां पर नीचे में लाइब्रेरी था कॉलेज का, वहीं जा करके 3 घंटा 4 घंटा पढ़ते थे, ताकि वो पूरे के पूरे 8-9 घंटा का वो जो जो भी पढ़ाई हुआ है ना, उसको तुरंत रिकैप कर ले, अगले दिन पे नहीं छोड़ते थे। क्यों? अगले दिन जैसे जैसे आप लेट कीजिएगा ना, रिटेंशन पावर घट जाएगा। अभी का क्लास किया हुआ आप घर जाकर रिवाइज कीजिएगा तो आपको मैक्सिमम पोर्शन याद होंगे, तो वो अच्छा से रिवाइज हो जाएगा। आप सोचिएगा 2 दिन के बाद रिवाइज करेंगे तो आपका मैक्सिमम पोर्शन जो याद किया हुआ है वो भूल जाएंगे आप। तो रिवाइज भी कीजिएगा तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा। ठीक है, तब जाकर के आप लगातार कंसिस्टेंट लगे रहिएगा, तब जाकर के कुछ होगा। हम लोग जब एग्जाम देते थे इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उसमें मात्र पूरे इंडिया में 225 सीट थे। 225, 230, कभी 180 ऐसे सीट हुआ करते थे, समझे। यहाँ तो इंजीनियरिंग की बात करें तो 16-18 हजार सीट्स हैं आईटी जेई में, सिर्फ मतलब आईआईटी में इतने सीट्स हैं। उसके बाद भी बहुत अच्छे अच्छे रेपुटेड कॉलेज हैं एनआईटीज में, जैसे एनआईटी त्रिची है, एनआईटी वरंगल है, एनआईटी सूरतकल है, और बहुत सारे एनआईटीज हैं, एनआईटी जमशेदपुर है, और बहुत सारे हैं जो अच्छे लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं एनआईटीज में। ठीक है, सर मैथ वाले सर जहाँ से पास किए हैं वीआईटी विलौर, वो भी है, वो प्राइवेट में है लेकिन अच्छे लेवल का है। तो वहाँ मतलब लोग जो पास कर रहे हैं या फिर जो उसमें सेलेक्ट हो रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हैं, कुछ दिनों पे जा बाद उनको सिलेक्शन मिला है, ऐसा थोड़ी ना है। हाँ, हमको पता नहीं है इसका मतलब थोड़ी ना कि वो चीज नहीं होता होगा, है कि नहीं। अभी आपको कुछ नहीं पता, तो आप इसी माइंडसेट से सोचते हैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आगे जाके पता चलेगा कि क्या होगा, समझ गए। तो वो चीज के लिए तैयार रहना है। आइए अब यहाँ, तो देखिए यहाँ पर वीएमओ यानी कि हम किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 1 पॉइंट पर। तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां वी आर वन है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, क्या होना चाहिए, बोले क्या होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब ये घूम रहा है, ये पॉइंट हम यहां ले लिए, तो इसका टेंजेंशियल स्पीड भी तो वही होगा। और स्मॉल आर कैपिटल आर बन चुका होगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां क्या लिखेंगे, 2r ओमेगा आई कैप, और v1 बराबर क्या हो जाएगा, यदि मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो 2r ओमेगा हो जाएगा। ठीक, उसी तरह सिमिलरली यदि हम यहां पर देखें इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, v नॉट निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, वी आर, और इसका 0 ले लेंगे, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा इसको, तो नॉट ले लेते हैं, ये तो सेम ही रहा। इस पॉइंट को कुछ जेड मान लेते हैं, ठीक है, और प्लस क्या होगा, वी सी एम होगा, ऐसा लिखेंगे। तो वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, अब ये ऐसे यहां पर टर्न कर रहा है, यहां पर टेंजेंशियल तो उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये डायरेक्शन तो ठीक है। अब अच्छा, वी सी एम किधर होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो ये आर ओमेगा माइनस आई कैप, और ये आर ओमेगा प्लस आई कैप, तो ये वी नॉट क्या हो गया, होना भी चाहिए था, समझ गए। इसको जरा राइट डाउन कीजिए, काइनेटिक इक्वेशंस इंटर करेंगे हम लोग। बात कुछ समझ में आया है। यहां पर दो वेलोसिटीज का कॉम्बिनेशन इसलिए है क्योंकि एक जो वेलोसिटी है, ऐसे भी आप समझिए रिलेटिव मोशंस को आपको देखना है, तो चूंकि ये फ्रेम मोशन कर रहा है, तो इसको 0 करके इसमें ऐड करेंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे, तो करना ही पड़ेगा। चलिए जल्दी से राइट डाउन कीजिए, तो फिर आते हैं हम लोग आगे।
थोड़ा लेसेस टाइम बढ़ा देंगे। देखिए ये कहानी इसलिए सुनाए कि थोड़ा आपका इंटरटेनमेंट हो। आज सब जगह सर्च करेंगे, नहीं कपिल शर्मा, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा अभी वीडियो। और जो लड़की है, हाँ जो भी है कोई कुछ, अब तो कहानी खत्म हो गया। वो लड़की जो है ना, आप उसको देखिएगा, मिस इंडिया से कम नहीं है। ठीक है, चलिए आइए। रोलिंग मोशन, मतलब रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब आइए टॉपिक पे ध्यान देते हैं। 5 मिनट में खत्म हो जाएगा टॉपिक, ध्यान दीजिए। और सब आप जान रहे हैं, कोई अननोन चीज नहीं है इसमें। देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हम रोलिंग मोशन में देख रहे हैं, तो के बराबर हमारे पास के ट्रांसलेशन होगा ना, और प्लस के रोटेशनल होगा। देखिए तो के इज इक्वल टू, ट्रांसलेशन में क्या हो जाएगा, हाफ, तो एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर होगा। ट्रांसलेशन में तो ये होगा, प्लस अब रोटेशन में आ जाइए, तो रोटेशन में होता है क्या, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बस यही करना है। अब यहां पर देखिए, हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस 1/2। एक चीज और है कि रेडियस ऑफ जायरेशन जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है ना। तो यहां से के बराबर हम क्या लिखना चाहेंगे, याद सुनिए, आई का वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको एम चाहिए, एम कॉमन लेना है हमको। ठीक है, और याद कीजिए कि ओमेगा या वी सेंटर ऑफ मास बराबर क्या है, और ओमेगा है, तो यहां से ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, होगा। ये दोनों चीजों को यूज करेंगे, तो यहां 1/2, यहां पर आई बराबर क्या लिखेंगे, एम के स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, वी सेंटर ऑफ मास बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक, के इज इक्वल टू, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है, और यहां पर वी सेंटीमीटर स्क्वायर यहां भी है, और यहां एम भी है ना। तो यहां पर 1/2 एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस क्या होगा, यहां पर के स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर होगा। ये आपका बन गया टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो हमारा रोलिंग मोशन में यूज होगा। जहां पर एम क्या है, मास ऑफ द व्हील कह लीजिए या डिस्क कह लीजिए। उसके बाद वीसीएम, जो उसका सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड या स्पीड। ठीक है, 1 प्लस के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, चूंकि वो रोटेशन में है तो उसका रेडियस ऑफ जायरेशन हम पता कर सकते हैं। ठीक है, और आर का वैल्यू, जो रेडियस ऑफ क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर व्हील। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, किसका, रोलिंग व्हील का। तो कह सकते हैं कि दिस इज required expression, this is required expression for kinetic energy of rolling body। ठीक है, सारा टर्म लिखना है। के को क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियस ऑफ जायरेशन। बाकी सब पता है आपको, उतार लीजिए।